हम में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि हम जब ज़ोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं तो उस खाने के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है और हमें पता चलता है कि ये गलती डिलीवरी पर्सन ने की थी। तो हम कर देते हैं कंप्लेन कस्टमर केयर में और वहाँ से हमें रिफंड मिल जाता है। तो क्या कभी आपने ये थॉट दिया है कि गलती तो की डिलीवरी पर्सन ने, लेकिन कंपनसेशन कौन दे रहा है? हमें ज़ोमैटो कंपनी ने। तो ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे आ जाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। सो हाय, दिस इज दिव्या एंड वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे वाइकेरियस लाइबिलिटी इन लॉ ऑफ टॉर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जनरली क्या रूल है कि जिस इंसान ने गलती की है वही कंपनसेशन देगा, लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है कि गलती तो करेगा कोई एक, लेकिन कंपनसेशन कोई और दे रहा है। गलती तो हुई डिलीवरी पर्सन की, लेकिन कंपनसेशन हमें कहाँ से मिला? ज़ोमैटो कंपनी से। तो ये होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, मतलब करे कोई और भरे कोई। लेकिन ये वाइकेरियस लाइबिलिटी होने के लिए दो एसेंशियल्स है जो फुलफिल होना पड़ेगा। जब तक ये दो एसेंशियल्स फुलफिल नहीं होते तब तक वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं आएगा। तो क्या है ये दो एसेंशियल्स? ये है पहला, देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप होना पड़ेगा उन दो पर्सन में। सेकेंडली, जो रॉन्ग हुआ है वो होना चाहिए इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो गलती हुई है वो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप के अंदर ही आना चाहिए। अगर आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में गलती हुई है तो जो कंपनी है वो वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं होगा। तो क्या है ये तीन रिलेशनशिप? पहला है प्रिंसिपल एंड एजेंट, सेकंड है पार्टनर्स एंड थर्ड है मास्टर एंड सर्वेंट। अब इससे पहले एक चीज आप जान लो, वाइकेरियस लाइबिलिटी ना दो मैक्सिम्स में रिलाई करता है। पहला है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब द एक्ट ऑफ एन एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। ये बोल रहा है आपके एजेंट ने जो एक्ट किया है ये वैसा ही माना जाएगा जैसे कि प्रिंसिपल ने ही एक्ट किया है। तो जो एक्ट डिलीवरी पर्सन ने किया है वो वैसे ही माना जाएगा कि ज़ोमैटो कंपनी ने ही वो एक्ट किया है, इसीलिए ज़ोमैटो कंपनी ने हमें कंपनसेशन दिया। सेकंड है रेस्पोंडिएट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। ये बोलता है कि प्रिंसिपल को ही लायबल ठहरा दो। इसका क्या रीजनिंग है ये हम आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्या है रिलेशनशिप? प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप क्या बोलता है? जब प्रिंसिपल अपने एजेंट को ऑथराइज करता है कि कुछ टॉर्ट कमिट कर लो या कुछ एक्ट करो, तो वो जो लायबिलिटी है वो सिर्फ एजेंट पे नहीं आएगी बल्कि प्रिंसिपल में भी आएगी। यहाँ पे जो मैक्सिम अप्लाई होता है वो है पहला वाला हमारा क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। तो जो काम एजेंट ने किया है वो ऐसे ही माना जाएगा कि ये प्रिंसिपल ने ही किया है, ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही लायबल होंगे। लेकिन आप ये यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रिंसिपल एंड एजेंट की जो लायबिलिटी होती है ये है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी। लेकिन अब यहाँ पे एक तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप क्या है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। और सेकंड क्या था? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो वही एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा जो एक्ट एजेंट ने इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या समझते हैं हम? कि वैसा काम जो उसके एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आते, कि वो रेगुलरली अपने ड्यूटी के अंदर में ही करता रहता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि LIC कंपनी है और उनके एजेंट्स है, ठीक है। तो अब एजेंट ने अगर कोई भी गलती की है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उसने अपने क्लाइंट के साथ कुछ धोखाधड़ी कर दी, तो यहाँ पे ये क्या माना जाएगा कि प्रिंसिपल ही लायबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो LIC एजेंट पर्सनल रिलेशनशिप के तहत मान लो रात के 11 बजे वो किसी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? क्या LIC कंपनी अपने एजेंट के लिए लायबल होगा उसकी रॉन्ग के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जो रात के 11 बजे जो काम किया है दैट डजंट कम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, ठीक है। और एक एग्जांपल हम लेते हैं फॉर योर क्लैरिटी। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। अब इस केस में क्या हुआ? श्यामा देवी के हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को, जो SBI बैंक में ही काम करता था, उसको कुछ अमाउंट उन्होंने दे दिए और कहा कि देखो ये जो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ ये मेरी वाइफ के खाते में डाल देना, ठीक है, क्योंकि उसी ब्रांच में इसका फ्रेंड काम करता है। लेकिन अब उसके फ्रेंड ने क्या किया कि वो खाते में तो जमा ही नहीं किया, उसने अपने पास रख लिया वो रुपए। तो श्यामा देवी चली गई कोर्ट में और कहा कि देखो
एसबीआई बैंक से हमें तो कंपनसेशन चाहिए, हमारे रुपए वापस चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि नहीं, आप एसबीआई बैंक से कंपनसेशन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आपने रुपए दिए थे ना अपने फ्रेंड को, ये आपने अपने खुद के पर्सनल रिलेशनशिप के तौर पे दिए थे कि आपको ट्रस्ट था अपने फ्रेंड पे, इसीलिए आपने दिया था। उस समय श्यामा देवी का हस्बैंड ने जो अपने फ्रेंड को रुपया दिया था, तब उसका फ्रेंड एज अ एम्प्लॉय ऑफ एन एसबीआई नहीं एक्ट कर रहा था। तो कोर्ट ने क्या कहा? द बैंक इज नॉट लायबल एज द फ्रॉड ऑकर्ड आउटसाइड द एम्प्लॉय स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हुई क्लियर बात कि दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों में, और सेकेंडली कि जो रॉन्ग एक्ट हुआ है वो रॉन्ग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है पार्टनर्स। अब पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो वैसा ही होता है जैसे प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होता है। अब मान लो एक फर्म है और उसमें 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब ए ने कोई रॉन्ग कमिट कर दिया इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या बी एंड सी भी लायबल होंगे? यस, बी एंड सी भी लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि जो ए ने रॉन्ग कमिट किया है वो किया है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। लेकिन अगर ए आउटसाइड द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म में कोई रॉन्ग कमिट करता, तब बी एंड सी लायबल नहीं होते। ठीक है, और ये लाइबिलिटी वैसे ही होगा जैसे हमने प्रिंसिपल एंड एजेंट में पढ़ा था। तो क्या होगा? दैट ईच पार्टनर इज जॉइंट एंड सेवरली लाइबल। ठीक है, यहाँ पे एक केस आता है हेमलिन वर्सेस हाउस्टन एंड कंपनी। इस केस में क्या हुआ? हाउस्टन एंड कंपनी में 2 पार्टनर्स थे। ठीक है, उसमें से एक पार्टनर ने हेमलिन कंपनी के एक क्लर्क को कुछ ब्राइब दिया और कहा कि देखो हेमलिन के जो भी कंपनी के सीक्रेट्स है वो मुझे लाके दे दो। तो उसने वैसे ही किया। तो ये क्या हो गया? हाउस्टन के एक पार्टनर ने इंड्यूस किया क्लर्क को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हेमलिन अब चले गए कोर्ट में और कहा कि ये जो रॉन्ग कमिट हुआ है ये पूरी कंपनी ही इसके लिए लायबल होगी। अब कोर्ट ने भी यही बोला कि यस, जो ये लायबिलिटी होगी ये पूरी कंपनी की होगी, सिर्फ उस एक पार्टनर की नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि वो जो एक पार्टनर ने जो ब्राइब दी थी ना, वो उसने किया था इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर लायबिलिटी हो गई पूरी कंपनी की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें भी फुलफिल होता है कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए। वो यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है कि पार्टनर्स होने चाहिए, और सेकंड क्या है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मास्टर एंड सर्वेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप अच्छे से सुनना एंड समझना, तो आपके कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, अब सर्वेंट कौन होता है? कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको हमने रखा है और हम उसको डायरेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे और बताएंगे कि कौन सा काम कैसे करना है। याद रखना, सर्वेंट को हम एक तो डायरेक्ट करते हैं और सेकंड हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब सेम वैसे ही जैसे हमने पार्टनर्स एंड प्रिंसिपल एंड एजेंट में पढ़ा, अगर सर्वेंट ने कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मास्टर लायबल होगा। यहाँ पर मैक्सिम जो रिलाई करता है मास्टर एंड सर्वेंट में, वही जो सेकेंड मैक्सिम हमने शुरू में पढ़ी थी, क्या? रेस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर सर्वेंट ने कोई गलती की इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो मास्टर की लायबिलिटी होगी। अब प्लेंटिफ के पास में चॉइस होता है कि वो एक्शन या तो सिर्फ मास्टर के अगेंस्ट ला सकता है, या सिर्फ सर्वेंट के अगेंस्ट ला सकता है, या दोनों के अगेंस्ट में वो एक्शन ले सकता है। अब ये जो मैक्सिम है यहाँ पे मास्टर एंड सर्वेंट में, जो बोलता है कि लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, ये क्यों अप्लाई हो रहे हैं? कारण ये है कि जो मास्टर है वो देखा गया है कि वो सर्वेंट से रिच होगा, तो मतलब कि उसके पास ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो कंपनसेशन दे सके। तो यही एक रीज़न है कि जस्ट बिकॉज कि मास्टर की पॉकेट थोड़ी बड़ी होती है सर्वेंट से, तो मास्टर की लाइबिलिटी आ जाती है। अब ये भी फुलफिल करने के लिए मास्टर की वाइकेरियस लाइबिलिटी 2 एसेंशियल्स हैं। वो क्या? कि टॉर्ट कमिट होना चाहिए बाय द सर्वेंट, मास्टर का जो सर्वेंट है उसी से ही टॉर्ट कमिट होना चाहिए, और जो कमिट हुआ है टॉर्ट वो कब होना चाहिए? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब मान लो कि सर्वेंट ने कोई नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया आउटसाइड द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब क्या होगा?
तब मास्टर लायबल नहीं होगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? वो इंसान जिसको हमने हायर किया है कुछ एक काम करने के लिए। डिफरेंस है, सर्वेंट को तो हम बोलते हैं कि ये एक काम कैसे करना है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर में हम नहीं बताते हैं कि काम कैसे करना है, हम उसको सिर्फ यही बताते हैं कि काम क्या करना है। ठीक है, तो who is an independent contractor? He undertakes to do certain work and regarding the manner in which the work is to be done, he is his own master and exercise his own discretion। ठीक है, अगर कोई टॉट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कर दिया तो क्या मास्टर की लाइबिलिटी आएगी? यहाँ पे नहीं। द मास्टर इज लाइबल फॉर द टॉट ऑफ हिज सर्वेंट बट नॉट फॉर द टॉट ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब मान लो आपके एक पड़ोसी है, ये है आपका घर और ये है आपके पड़ोसी का घर। ठीक है, अब आपने अपने सर्वेंट को बोला कि जाओ मेरी ये जो खिड़की है इसको तोड़ दो। अब जब सर्वेंट ये खिड़की तोड़ने लगा ना, तो तोड़ते तोड़ते आपके पड़ोसी की जो ये वॉल है ये टूट गई, तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी होगी? आपकी होगी। क्यों? क्योंकि आपने सर्वेंट को बोला कि ये खिड़की तोड़ दो, और कैसे तोड़नी ये भी आपने उसी को बोला है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो और उसको बोलते हो कि मेरी ये खिड़की तोड़नी है, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से आपके पड़ोसी की वॉल टूट जाए, तब कौन लायबल होगा? आप लायबल नहीं होगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ही लायबल होगा। क्यों? क्योंकि आपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं बोला कि काम कैसे करना है, आपने बस ये बोला कि ये मेरी खिड़की तोड़नी है। ठीक है, ये मैंने आप लोग के लिए एक टेबल बनाया है, डिफरेंस बिटवीन सर्वेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये पहले अभी आप समझ लो, फिर इसको पॉज करके एक बार वापस से पढ़ लेना। आपका कॉन्सेप्ट सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का इस टेबल से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब सर्वेंट कौन है? ही इज द एजेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। लेकिन इंडिपेंडेंट क्या है? ये ना तो एजेंट है ना सर्वेंट है एम्प्लॉयर का। अब क्योंकि सर्वेंट एजेंट है एम्प्लॉयर का, तो इसको हम कंट्रोल भी करेंगे। लेकिन अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ना तो एजेंट है ना सर्वेंट है, तो क्या हम इसको कंट्रोल करेंगे? नहीं। ठीक है, अब बिकॉज हम सर्वेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इसको इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि क्या काम करना है और वो काम कैसे होगा। लेकिन अब क्योंकि हम इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ उसको एक ही इंस्ट्रक्शन देंगे, वो है कि काम क्या करना है। सेकंड है, अब क्योंकि हम उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, तो सर्वेंट के पास में कोई भी फ्रीडम नहीं होता वो काम अपने आप करने के लिए। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ना तो हम कंट्रोल कर रहे ना हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या है? पूरी फ्रीडम है कि वो काम कैसे करे। ठीक है, अब सर्वेंट क्या आएगा? सर्वेंट डायरेक्ट सुपरविजन में आता है अपने एम्प्लॉयर के, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं आता है। ठीक है, अब क्योंकि हमने सर्वेंट को कंट्रोल करके रखा, इसको इंस्ट्रक्शन दे के रखा, उसके पास कोई फ्रीडम भी नहीं है खुद से काम करने का, तो उसने अगर कोई टॉर्ट कमिट कर दिया तो मास्टर लायबल होगा। लेकिन वो टॉर्ट कब कमिट होना चाहिए? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मास्टर की लायबिलिटी नहीं होगी फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन ठीक है, ये याद रखना, जब तक आपने उसको बोला नहीं है। अब इस एग्जाम्पल में अगर आप बोलते इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को तुम मेरी खिड़की तोड़ दो और साथ ही साथ बी जो मेरा नेबर है उसकी भी वॉल तोड़नी है तुम्हें, तो ये तो इलीगल एक्ट हो गया। यहाँ पे आपने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को इंस्ट्रक्शन दिया कि बी की भी वॉल तोड़नी है, ये तो इलीगल एक्ट है। तो यहाँ पे जब तक आपने ऑथराइज नहीं किया है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, तब तक आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल हम लेते हैं, इससे आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। अब सपोज आपका खुद का एक कार ड्राइवर है। ठीक है, तो कार ड्राइवर क्या हुआ? आपका सर्वेंट। अब आपका कार ड्राइवर ने गलती से मिस्टर ए को ठोकर मार दी, तो लायबिलिटी किसकी होगी? आपकी। लेकिन अब मान लो कि आपने रेलवे स्टेशन जाने के लिए ओला ड्राइवर को आपने बुक कर दिया। अब ओला ड्राइवर ने गलती से मिस्टर ए को ठोकर मार दी,
तो क्या आपकी लाइबिलिटी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कैब ड्राइवर है वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये आपका सर्वेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गलती सिर्फ किसकी होगी? सिर्फ कैब ड्राइवर की ही होगी, आपकी गलती नहीं होगी। सिमिलरली एक ही केस है बी गोविंदराजालू वर्सेस एमएलए गोविंदराजा मुडालियर। यहाँ पे क्या हुआ कि एक इंसान ने अपनी गाड़ी दी मैकेनिक को ठीक करने के लिए। ठीक है, अब मैकेनिक ने ठीक करके उसका टेस्ट ड्राइव किया और टेस्ट ड्राइव के दौरान मैकेनिक से हो गई एक्सीडेंट। तो यहाँ पर मैकेनिक ने कोर्ट में कहा कि देखो सिर्फ मेरी अकेली की गलती नहीं है, कार ओनर की भी गलती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप नहीं आता है, ये है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का रिलेशनशिप। कोर्ट ने कहा द मैकेनिक वाज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मेकिंग हिम फुल्ली लायबल फॉर द एक्सीडेंट। अब क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का रिलेशनशिप है तो इसकी पूरी की पूरी गलती मैकेनिक की ही होगी, कार ओनर की गलती नहीं होगी और कार ओनर को कोई कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये और एक केस है बेयर्ड वर्सेस लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी। इस केस में क्या हुआ, ये जो ड्राइवर है ये रात को डिनर करने बैठ गए थे एक रेस्टोरेंट में और कंडक्टर ने सोचा कि जब तक हमारा ड्राइवर खाना खाता है मैं एक काम करता हूँ, इस बस को थोड़ा घुमा के सीधा कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट जर्नी के लिए हमें लेट नहीं हो। तो जब ये कंडक्टर बस घुमा रहा था तो इससे हो गया एक्सीडेंट। अब प्लेंटिफ को लग गई चोट, प्लेंटिफ मांगने लगा लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी से कंपनसेशन। यहाँ पे कोर्ट ने बोला जो लंदन जनरल ओमनिबस कंपनी है ये लायबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंडक्टर को कोई अथॉरिटी नहीं दी थी बस चलाने की, तो ये कंडक्टर के स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता। तो कोर्ट ने क्या कहा, द एम्प्लॉयर वॉज नॉट लायबल सिंस द कंडक्टर वॉज नॉट एक्टिंग विद इन हिज एम्प्लॉयमेंट स्कोप, showing employers aren't liable for actions beyond assigned duties। यहाँ पर और एक केस है और आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये है रिकेट्स वर्सेस थॉमस स्टीलिंग लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ, जो बस ड्राइवर था इसने अपने कंडक्टर को बोला कि चलो आओ तुम मेरी सीट में बैठ जाओ, मैं तुम्हारे सीट में बैठता हूँ और आज तुम जो कंडक्टर हो तुम चलाओ ये गाड़ी, ठीक है, और मैं तुम्हें बताता रहूँगा। तो कंडक्टर चलाने लग गया गाड़ी और चलाते चलाते उसने गलती से रिकेट्स को ठोकर मार दी। तो रिकेट चले गए कोर्ट में थॉमस स्टीलिंग लिमिटेड से कंपनसेशन लेने के लिए। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि देखो थॉमस स्टीलिंग जो कंपनी है उसकी लायबिलिटी कंडक्टर के नेग्लिजेंस की तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर ने गलती की है, जो इसने अपना काम डेलीगेट कर दिया कंडक्टर को, उसकी लायबिलिटी थॉमस स्टीलिंग की कंपनी होगी। ठीक है, आई बात समझने। तो कोर्ट ने क्या कहा, द कंपनी वॉज नॉट लायबल फॉर द कंडक्टर्स नेग्लिजेंस बट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राइवर्स फेलियर टू प्रॉपरली डेलीगेट हिज ड्यूटी। तो इन्होंने क्या कहा कोर्ट ने कि जस्ट बिकॉज कि ड्राइवर ने अपनी जो ड्यूटी है वो डेलीगेट कर दी थी कंडक्टर को, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ड्राइवर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये ध्यान रखना कि बस अच्छे से केयरफुली चले और बिना कोई गलती के चले, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्राइवर नहीं बच सकता। ठीक है, तो आपको याद होगा कि एकदम क्लास की शुरुआत में हमने एक एग्जाम्पल लिया था जोमेटो वाला, जिसमें डिलीवरी पर्सन की गलती की वजह से जोमेटो कंपनसेशन देता है। उसका क्या कारण है, क्योंकि वहाँ पे क्या मैक्सिम अप्लाई होता है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो दो प्रिंसिपल है वाइकेरियस लाइबिलिटी के कि एक तो रिलेशनशिप होना चाहिए और दूसरा की गलती ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही होना चाहिए, वो फुलफिल होती है, इसलिए वाइकेरियस लाइबिलिटी हो जाती है जोमेटो कंपनी की। ठीक है, सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेसपास टू द पर्सन पढ़ेंगे और आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए एंड साथ ही बेल आइकन बजा दीजिए ताकि नेक्स्ट जब भी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड इन केस कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई टू दैट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।